वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सॉल्यूशंस देख रहे थे, स्पेसिफिकली एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस देख रहे थे, और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड? नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है खाली ऑक्सीडेशन हो रही होगी या फिर खाली रिडक्शन हो रही होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ में होती है, खाली ऑक्सीडेशन या खाली रिडक्शन नहीं होती है। तो कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट फॉर सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू जीरो? नहीं, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई रिएक्शन होनी है तो उसके लिए ई नॉट सेल क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। नॉट मतलब रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है। इसका मतलब बस यही है कि रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है। ठीक है, ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए रिएक्शन की फीजिबिलिटी के लिए। अगर ई नॉट सेल जीरो है, इसका मतलब ही यही है कि रिएक्शन फीजिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा जी नॉट सेल भी जीरो नहीं हो सकता। डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर सेल वर्किंग है, सेल काम करना चाहिए, तो उसके लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस ई सेल इज जीरो? अब देखना, ये ई सेल है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशंस हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती तो क्या लिखा था? इसके ऊपर नॉट लिखा हुआ था। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, तो कैसी कंडीशंस पे ई सेल या डेल्टा जी जीरो हो सकता है? एट इक्विलिब्रियम। जब भी सेल इक्विलिब्रियम में होगा तो ई सेल और डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। डेल्टा जी बी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट स्टेबल स्टेट है। ठीक है, वहां पर जितनी टेंडेंसी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की, उतनी टेंडेंसी सब्सटेंस की रिड्यूस होने की। ठीक है, जितना मतलब कोई भी फ्री एनर्जी में भी रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन मीन? इसका मतलब है, जैसे देखो, H प्लस से H2 बनने का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट है ना, और ऐसे ही Zn2 प्लस से Zn बनने का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.6 है। अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल बताता है उस सब्सटेंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है। तो H प्लस से H2 जाने की टेंडेंसी कितनी है? 0। पर Zn2 प्लस से Zn जाने की टेंडेंसी कितनी है? नेगेटिव में। तो कौन रिड्यूस होगा? ऑब्वियसली H प्लस। यानी कि अगर Zn के सामने H प्लस को ले आते हो तो Zn ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H प्लस रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि जिंक जो है वो H2 से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिंक क्या होगा? खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक की खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और H प्लस क्या हो जाएगा? रिड्यूस। यानी कि जिंक यहाँ पर किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्या हो रही है यहाँ पर? कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस H2 से कम है तो मेटल ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा और H प्लस रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। अगर किसी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस H2 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो मेटल रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा और H2 ऑक्सीडाइज होने की। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solution are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes. ठीक है, in separate electrolytic cells. ठीक है, will the mass of copper and silver deposited on the cathode be same or different? Explain your answer. तो masses क्या आएंगे? Different आएंगे। क्यों masses different आएंगे? क्योंकि Faraday's law, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज हमने पढ़ा है। क्या कहता है? अगर दो सोल्यूशन सीरीज में हैं तो उनका जो ग्राम इक्विवेलेंस है वो सेम होते हैं, यानी कि W1 by E1 बराबर होता है W2 by E2 के, जहां W1 क्या है? वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, और E1 क्या है तुम्हारा? इक्विवेलेंट वेट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो इनका रेशियो सेम होता है, वेट सेम नहीं होते, वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस चीज को हम ग्राम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशंस में जिनकी भी रिडक्शन होगी उनके ग्राम इक्विवेलेंस सेम होते हैं, उनके वेट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है?
डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज। तो गैल्वेनिक सेल में ध्यान रखना लेफ्ट साइड पे एनोड लिखते हैं, फिर आता है हमारा सॉल्ट ब्रिज और फिर आता है हमारा कैथोड। एनोड में क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो गया, तो लिख दो कॉपर सॉलिड किस में गया, Cu2+ एक्वस आयन में गया। फिर सॉल्ट ब्रिज, कैथोड पे क्या हुई, रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हुई, Ag+ किस में गया, Ag में, तो लिख दो Ag+ एक्वस आयंस किस में कन्वर्ट हुआ, Ag सॉलिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयंस इज मोर पॉजिटिव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा Cl- की ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- से हाफ Cl2 बन रहा है, ठीक है। इसका जो E0 सेल है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसके E0 सेल की वैल्यू हमारे पास है 1.36 वोल्ट्स, और ध्यान रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्वेश्चन में हमें ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वाटर ऑक्सीडाइज बन करके देता है O2, 4 H+ आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम इसके E0 सेल की बात करें तो वाटर का E0 सेल है 1.23 वोल्ट्स, ठीक है। ध्यान रखना ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स है ना। तो मेरे को अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, इसी का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, तो E0 ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, -1.36 वोल्ट्स, और इस वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, -1.23 वोल्ट्स, ठीक है। कह रहा है अब even then in electrolysis of aqueous sodium chloride why is Cl- oxidized। अब देखो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखकर तो हमें समझ में आता है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग तो वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन भी यही कह रहा है। पर जब हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो एक्वस NaCl में हमारे पास Na+ है, H+ है, जो कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और हमारे पास Cl- है और OH- है जो कहाँ से आया, वाटर, ये कहाँ जाएंगे, एनोड पर। तो वो कह रहे Cl- और OH- में से टेक्निकली तो OH- ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, पर मिलता हमें Cl- ऑक्सीडाइज होके। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन है तो बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, तो अगर मेरे को O2 चाहिए तो मेरे को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये एनर्जी देने का, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं हम ओवर वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम, ओवर वोल्टेज। अब ये ओवर वोल्टेज जो हमें देनी पड़ती है इसके कारण, ठीक है, हमें O2 नहीं मिलता है। क्यों, कोई फालतू में एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करेगा, है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस पे क्योंकि H2O से O2 बनने वाली रिएक्शन बहुत स्लो है तो वो रिएक्शन नहीं होती। इंस्टेड Cl- किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देख, मान लेते हैं ये हमारे पास ना ये जो सोल्यूशन था ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक सॉलिड है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप इसको सेल पे रखोगे, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आपका जिंक का और राइट हैंड साइड डेनियल सेल की बात करें तो राइट हैंड साइड कॉपर सॉलिड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिसॉल्व्ड है ना। अब जिंक की विद रिस्पेक्ट टू कॉपर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, है ना। तो ये जिंक सॉलिड जो है धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है पूरा का पूरा, जो जिंक की रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इसमें जो जिंक है वो जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में, और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Zn2+ आयंस कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन में, क्योंकि आयंस तो सोल्यूशन फॉर्म में स्टेबल होते हैं, सोल्यूशन में रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर ट्रैवल करेंगे, फिर यहाँ से ये जो वायर कनेक्टेड है, यहाँ से जो वायर कनेक्टेड होगी उससे किस तरफ जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसकी प्रेजेंस में है, इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन है, सोल्यूशन था। इलेक्ट्रॉन के आसपास क्या था, सोल्यूशन था। किसका सोल्यूशन था, जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट में कौन कौन है, Zn2+ आयंस और SO4 आयंस है। और ये किसके साथ अट्रैक्ट करके रखेंगे, Zn2+ के साथ अट्रैक्शन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि Zn2+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तरफ तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चले नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कपल्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी कि गैल्वानिक सेल, जिंक प्लेट है, कॉपर प्लेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है ना। तो जिंक हमें पता है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वायर से फ्लो करके यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रोड ए पर आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड ए कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये ए वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है तो बी वाला इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। समझ में आया, सिंपल सा। हमने कैसे देखा कि बाहर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जिंक की होती है। तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो यानी कि जो ए इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा बी वाला इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्हाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ना हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है। रेजिस्टेंस मतलब कि आयंस कितनी आसानी से सॉल्यूशन में फ्लो कर पा रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप डायरेक्ट करंट यूज करते हो तो डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, तो क्या होता है धीरे धीरे आयंस का ना बिल्डअप हो जाता है। एनायंस जो होते हैं वो आराम से कहाँ चले जाते हैं, एनोड पर, और कैटायंस जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके पास जगह तो थोड़ी सी होती है, तो अगर वहां पर आयंस का बिल्डअप हो जाएगा तो और आयंस उस तरफ, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ तो जा नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, यहाँ पर एनोड और यहाँ कैथोड। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब सोल्यूशन में ना बहुत सारे आयंस है और एनोड के पास सिर्फ ना 6 आयंस की जगह है। कितने आयंस की जगह है, 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जो एनायंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जैसे ही 6 एनायंस एनोड की तरफ पहुंच गए क्या और आयंस वहां तक जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो जब आयंस की मूवमेंट ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कितनी है, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन बदलते रहते हैं, हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से आयंस को समझ में नहीं आता कि अभी तो एनोड ये था तो इधर चला जाता, फिर थोड़ी देर में एनोड ये हो जाएगा फिर वो उधर चला जाएगा। तो इससे ना आयंस का बिल्डअप नहीं होता है नियर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और आयंस का बिल्डअप नहीं होता है तो उस वजह से हम रेजिस्टेंस आसानी से मेजर कर पाते हैं, क्योंकि आयंस फिर आसानी से मूव कर पाते हैं। समझ रहे हो। तो व्हाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट यूज, सो दैट concentration of ions remain constant, so that concentration of ions remain constant in the solution। अब होगा क्या, डायरेक्ट डीसी करंट यूज करोगे तो डीसी करंट यूज करने से ना आयंस एक बार एनोड पर आ गए, इलेक्ट्रोलिसिस होने लग जाएगी उनकी, H2O2 पता नहीं क्या क्या बनता रहेगा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी, खत्म मतलब कम हो जाएगी। अब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्ट हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो हमें तो चाहिए कि अगर 10 आयंस हैं तो 10 आयंस कितनी आसानी से सॉल्यूशन में फ्लो कर सकते हैं वो हमें निकालना है, वही तो रेजिस्टेंस होगा। अगर 10 आयंस मुश्किल से फ्लो कर पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, 10 आयंस आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम है। पर अगर 10 आयंस ही नहीं रहे, कॉन्सेंट्रेशन ही बदल गई, तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो भी तो नहीं निकाल पाएंगे हम, समझ रहे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ गैल्वानिक सेल हैज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 volts. If an opposing potential of 1.1 volts is applied to this cell, what will happen to the cell reaction and current flowing through the cell? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बार बार आ रहा है। सेल रिएक्शन बंद हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड आ रहा होगा उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड भी जा रहा होगा, और जब दोनों तरफ के फोर्सेस इक्वल हो तो क्या कोई मूवमेंट होती है, नहीं। तो ऐसे केस में होगा नो करंट विल फ्लो थ्रू द सेल, नो करंट विल फ्लो थ्रू द सेल, ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन सोल्यूशन बी इफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ध्यान देखो, अगर जो ब्राइन सोल्यूशन यानी कि एक्वस NaCl का जो सोल्यूशन होता है
उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ध्यान करो। Na+ मिलता था और Na+ के साथ साथ H2 मिलता था। ये दोनों कहाँ मिलते थे, कैथोड पर, याद है। और एनोड पर क्या क्या मिलता था, एनायंस आते थे, Cl- Cl2 में चल जाता था, OH- की ऑक्सीडेशन ही नहीं होती थी। तो ये कहाँ मिलते थे हमें, एनोड पर, है ना। तो जब हमने करंट पास किया, करंट पास करने से क्या हुआ, हमारे सोल्यूशन में क्या आए, OH- आयंस आए। OH- आयंस बनने की वजह से pH क्या होगा, बढ़ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनलाइक ड्राई सेल द मर्क्यूरी सेल हैज अ कांस्टेंट सेल्फ पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। व्हाई? तो अगर आप मर्क्यूरी सेल की सेल रिएक्शन देखोगे तो वहां आपको समझ में आएगा, जैसे ई सेल होता था, नर्स्ट इक्वेशन होता था, तो नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल किसके बराबर आता था, E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q, है ना। और log Q में तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन आती थी कि नहीं आती थी। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, आयंस की होती है, हाँ या ना। तो अगर ई सेल कॉन्स्टेंट रह रहा है, बदल ही नहीं रहा है, वैल्यू फिक्स रह रही है, यानी कि उसमें आयंस ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती घटती है। तो सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। इसका मतलब देयर आर नो आयंस प्रेजेंट, देयर आर नो आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशंस of two electrolytes A and B are diluted. Lambda m of B increases 1.5 times and that of A increases 25 times. तो बताना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान से देखो, लैम्डा m वर्सेस रूट सी का जब हम ग्राफ बनाते थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इंक्रीज बहुत जल्दी आता था और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज धीरे धीरे आता था। ये जो स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता है वो किसके लिए होता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज बहुत जल्दी आता था, हाँ या ना। तो ये वाला ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वाला ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ रहे हो इस चीज को। तो जिसमें ज्यादा इंक्रीज आएगा वो कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि यहां से हमें समझ में आता है ए कौन सा है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और बी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एसिडुलेटेड वाटर मतलब डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद pH of the solution, will the pH of the solution will be affected or not? तो देखिए H2SO4 की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, OH- आयंस की। किस में कन्वर्ट होते हैं ये, O2। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे ये लोग, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करो तो ये ऐसा, ठीक है। अब 2H+ नहीं, ये आना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड की अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूं तो कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन किसकी होगी, H+ आयंस की। क्या बनाएंगे, H2। तो 2 H+ आयंस मिलकर H2 बना देंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं, है ना। तो अब देखो वो क्या रहा है, जितने H+ आयंस रिएक्शन में बन रहे हैं एनोड पर उतने ही यूज हो रहे हैं, यानी कि नेट H+ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आया। तो विल द pH ऑफ द सॉल्यूशन बी अफेक्टेड, नो, pH अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने H+ आयंस ऑक्सीडाइज होके बन रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन OH- की ऑक्सीडेशन के दौरान बन रहे हैं, उतने ही H+ कैथोड पर रिड्यूस भी हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाउ डज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है कापा। कापा कैसे इफेक्ट होता है, व्हेन एडिशन ऑफ वाटर। तो कापा होती है कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। अब 1 ml में जितने मर्जी आयंस आए उनकी कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, उनकी कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कापा। अब जैसे ही डाइल्यूशन करवाते हो, डाइल्यूशन करवाने से क्या होगा, डाइल्यूशन करवाने से नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml घट जाएंगे। ठीक है, कैसे समझोगे, मान लो ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स की वॉल्यूम है 1 ml और इस बॉक्स में अभी 6 आयंस थे। अब अगर तुम बॉक्स की वॉल्यूम बढ़ा देते हो
तो अब ये 6 आयंस ज़्यादा वॉल्यूम में फैल गए ना, है ना। तो अब अगर मैं 1 ml कंसिडर करूँ, ये ब्लू वाला 1 ml मानूँ, तो 1 ml में तो सिर्फ 3 आयंस ही आए, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml घट जाएंगे डाइल्यूशन करवाने से। डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड करने से। तो कापा की वैल्यू भी, ऐसा करने से कापा की वैल्यू भी घट जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है। कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पर H2 गैस का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, और जो H प्लस आयंस रहते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है 1 मोलार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल की सेल रिएक्शन लिखें तो जो जिंक सॉलिड है वो Cu2 प्लस एक्वस आयंस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है Zn2 प्लस एक्वस आयंस और साथ में देता है Cu सॉलिड। अब इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो ई सेल किसके बराबर आएगा? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 log Q, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये तो होगी नर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या हो गई? नर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल द ई सेल इफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन को बढ़ाएंगे। तो देखो, अगर Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो ई सेल भी घटेगा। तो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से ई सेल की वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल्स हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। देखो, जो प्राइमरी बैटरी होती है तो उसको तो रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार रिएक्टेंट्स खत्म हो गए तो खत्म। सेकेंडरी बैटरीज को रिचार्ज कर सकते हैं पर रिचार्ज होने में, वापस यूज करने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्यूल सेल का क्या काम हुआ? फ्यूल सेल में जब तक रिएक्टेंट्स बढ़ते रहोगे तब तक प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे और तुम्हें एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है? फ्यूल सेल दे रन कॉन्टिन्यूअसली, they run continuously as long as the reactants are supplied to it and products are removed। समझ में आया? प्राइमरी बैटरी रिएक्टेंट्स खत्म हो गए, सेल खत्म। सेकेंडरी बैटरीज ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं पर बहुत टाइम लगता है। फ्यूल सेल प्रोडक्ट बन रहे हैं, निकालो रिएक्टेंट डालो, और प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट निकालो रिएक्टेंट डालो, जब तक ये काम करते रहोगे तब तक सेल चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज्ड। जब वो यूज हो रहा होता है तो यूज होते टाइम जो पीबी है वो PbO2 के साथ रिएक्ट करता है, इसकी प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, और क्या बनाता है? PbSO4 बनाता है और साथ ही साथ हमें मिलता है वाटर। ठीक है, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए तो 2 PB इधर 2 इधर और SO4 इधर 2 हो गए, तो उसके लिए 2 SO4 यहाँ चाहिए और यहाँ पर 2 H2O हो गया। ये क्या है? डिस्चार्जिंग के दौरान रिएक्शन, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो? हाउ डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। तो देखो, जैसे जैसे डिस्चार्जिंग हो रही होगी वैसे वैसे ये जो हमारा H2SO4 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जगह कौन आ रहा है? वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्चार्जिंग के दौरान H2SO4 जो भारी चीज है उसकी जगह एक हल्की चीज आ रही है, यानी कि वाटर आ रहा है। तो डेंसिटी क्या हो रही होगी रिएक्शन के दौरान? डिक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई ऑन डाइल्यूशन lambda m of CH3COH increases drastically while that of CH3CONA increases gradually। तो ध्यान रखो CH3COH क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m एकदम से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन के साथ साथ दो काम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन के साथ साथ दो काम हो रहा होता है। एक तो मोबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन हो रही है, जगह मिल रही है ज्यादा मूव होने की। साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने के साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन से डिसोसिएशन बढ़ता है। तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, किसके बराबर होता है? √KA/C के, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन घटती है तो अल्फा बढ़ता है। यही अगर मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो क्या रहते हैं? कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी टूटा हुआ है ना। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से लैम्डा बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ज्यादा तेजी से कौन बढ़ेगा? ड्रास्टिक चेंज किस में आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आई बात समझ में? होप आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ और पढ़ना है या कोई और चैप्टर शुरू करवाना है तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, वरना आपका और मेरा केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।